हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल पेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर। तो आप सब पूरे भी वीडियो में बने रहें और आप सबका इस सेशन के माध्यम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप सब नए पढ़ेंगे उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबका 6-7 को पेपर ही है, ठीक है। तो चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करके। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संस्कृत के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संस्कृत के अनुसार हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आप जानते हैं कितना कुल टोटल संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। किस किस धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म के। जैसे जब बच्चा सबसे पहले गर्भाधान कर सकते हैं या पुंसवसन, ठीक है, और जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, ऐसे ऐसे 16 संस्कार होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। तो कौन चंदेल शासक था, तो आप कहेंगे विद्याधर। तो विद्याधर एक चंदेल शासक था, ठीक है, जो कभी भी महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। और इसने जो विद्याधर है इसे कब टक्कर लिया था, कब से इसका मतलब आमना सामना किया था, 1019 से महमूद गजनवी के खिलाफ संघर्ष में शामिल हुआ। कौन, विद्याधर, जो कि एक चंदेल शासक था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। तो कौन सा ऐसा शासक था जो ऐसा सिक्का जारी किया था जिसमें हिंदू देवी का उस पर चित्र अंकित था। तो आप बताएंगे मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने एक ऐसा सिक्का जारी किया था जिस पर एक तरफ किस देवी का चित्र अंकित था। तो आप कह सकते हैं पार्वती जी का, ठीक है। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर पार्वती नहीं रहेगा, लक्ष्मी जी की आकृति अंकित था एक तरफ, और एक तरफ किसका चित्र अंकित था, तो मोहम्मद बिन शाम उत्कीर्ण था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं माता लक्ष्मी जी का जो चित्र वाला सिक्का जारी कौन किया था, मोहम्मद गौरी ने जारी किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित किस शासक ने हिंदू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। हिंदू ने उर्दू को राजकीय संरक्षण कौन प्रदान किया था। तो 4 का आंसर आप सब बताएंगे मोहम्मद शाह ऐसा शासक था जिसने उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण दिया था, ठीक है। आप कह सकते हैं कि उर्दू साहित्य का जो विकास हुआ था ना, मुगलों के समय में हुआ था, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था। तो आप बताएंगे भू राजस्व कर। तो आप जानते हैं अंग्रेजों के समय में सबसे ज़्यादा आय कहाँ से प्राप्त करते थे, उस सब भू राजस्व से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप सब आंसर क्या बताएंगे, आंसर सी। अंग्रेज़ों ने बहुत सारे टैक्स लगाए थे, इसी कारण किसानों के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हुए थे, ठीक है। जैसे अस्थायी भूमि व्यवस्था अंग्रेजों ने लाया था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, है ना, ये सब जो लगाम था अंग्रेजों लाए थे, और जिसके कारण किसानों से अंग्रेजों का बहुत संघर्ष भी हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। तो भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक साहब को, ठीक है। और ये किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था इनको भारतीय अशांति का जनक, ठीक है। और इनकी पुस्तक आप सबसे पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक साहब की, जैसे गीता रहस्य, ठीक है। तो गीता रहस्य एक पुस्तक होगा, एक है मराठा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मराठा पुस्तक इन्होंने अंग्रेजी में लिखा, इंग्लिश में, और एक था केसरी को किस में लिखा, मराठी में लिखा, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तभी, मतलब 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनसे क्वेश्चन और बनता है, जब इनकी मृत्यु हो गई थी ना, तो इनका अर्थी जो था कौन कौन उठाए थे, महात्मा गांधी जी उठाए थे। ये पूछा जाता कौन मुस्लिम उठाए थे, तो आप बताएंगे
मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये सब इनकी अर्थी उठाए थे। अच्छा, जब अर्थी उठाए थे तो शोक गीत कौन पढ़े थे? तो शोक गीत कौन पढ़े थे? मौलाना हसरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब बातें आप सब जब आप सब एक बार सुने रहेंगे ना तो आप सबको याद आ जाएगा पेपर में। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही का चयन कीजिए। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ था? तो बताएंगे 1929 में। और सविनय अवज्ञा कब शुरू हुआ था? 1930 में। ठीक है, तो इसको क्या करना है? सुमेलित करना। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? देखिए 1929 वाला आएगा, तो सबसे 3 से शुरू होगा, एक ही ऑप्शन है, तो पहला सही हो जाएगा। ये सब सन आप सबको याद होनी चाहिए, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो गलत कथन को बताना है। ठीक है, कौन सा गलत है? तो कह रहा है कि इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको बता दें, जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका प्रस्ताव 8 अगस्त को जारी किया गया था, और जो आंदोलन था कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त, ठीक है, 1942 में। तो ये अगस्त के महीने में हुआ था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अगस्त क्रांति। इसी आंदोलन में ऑपरेशन जीरो हावर्स के तहत बहुत बड़े बड़े जो नेता थे ना, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, पहले इसको पढ़ देते हैं, उसके बाद बताते हैं। इसमें अरुणा आसफ अली की असाधारण भूमिका थी, ये भी बात सही है ना। और जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में बंदी बनाकर रखा गया, ये भी बात सही है। इसमें एनी बेसेंट की जानदार भूमिका सराहनीय थी। नहीं, एनी बेसेंट का संबंध इसमें नहीं था। ठीक है, तो कह रहा कि कौन सा गलत है? तो 8 का डी ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, अभी आप सबको बताए थे। और इसी आंदोलन में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो नेहरू जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर भेज दिया गया था? अहमदनगर जेल में। ठीक है, और गांधी जी को कहाँ भेजा गया था? पूना के आगा खान पैलेस में गांधी जी को नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, और मैडम भीकाजी कामा को क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी माँ। ठीक है, और इस आंदोलन में अरुणा आसफ जी की भी महत्वपूर्ण योगदान था। आप सब ये सब बात याद कर लीजिए। रही बात एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट का संबंध होम रूल से था। ठीक है, जो 1916 में इसकी स्थापना किए थे। इनकी पुस्तक पूछा जाता है कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, इनकी पत्र था। ठीक है, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि गदर पार्टी से संबंधित गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? यहाँ देखिए नहीं शब्द है, तो गदर पार्टी से संबंधित कौन नहीं थे? खुदीराम बोस। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1919 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएसए में, अमेरिका में, अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर हुआ था। इसमें जो प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल थे, पंडित रामचंद्र भी थे, बरकत उल्लाह भी थे, गणेश विष्णु पिंगले भी थे। ठीक है, ये सब सोहन सिंह भी थे, सोहन सिंह भाकना। ठीक है, ये सब नेता इसी से संबंधित थे, गदर पार्टी से। तो इसका आंसर फिलहाल बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोगदान दिया? तो किसने दिया था? रास बिहारी बोस जी ने दिया था। इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी। आप जानते हैं जो आज़ाद हिंद फौज है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1 सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। ठीक है, किसने गठन किया था? बात ये है। तो किसने गठन किया था? कैप्टन मोहन सिंह और एक थे निरंजन सिंह गिल। कैप्टन मोहन सिंह थे, एक तो थे निरंजन सिंह गिल। ये दोनों मिलकर जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप सबको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। फिर मोहन सिंह और निरंजन सिंह जो इसकी स्थापना किए थे, इनको अंग्रेज़ों ने 1 सितंबर को स्थापना किए थे। फिर 29 सितंबर
1942 को इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। कहाँ पर? जापान में ही। ठीक है, जब इनको गिरफ्तार कर लिए तब इसके बाद कौन जुड़े थे? रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सम्मेलन कहाँ पर बुलाए थे? बैंकॉक में बुलाए थे। कौन था? बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ? थाईलैंड की राजधानी। यहाँ पर रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सम्मेलन बुलाया। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1942 को जापान होते हुए सिंगापुर पहुँचे और वहीं पर रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को 7 जुलाई को आज़ाद हिंद फौज का बागडोर सौंप दिया। ठीक है, तो अंत में तो सब पे थे यही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो कंटुकी को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रास स्टेट, ध्यान देना। और कैलिफोर्निया भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, इसको बोला जाता है फिल्म सिटी। अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं? फिल्म सिटी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या बताएगा? आप जानते हैं जो भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो कह रहा कि अगर 120 डिग्री हो तब कितना, मतलब क्या समय दिखाएगा? तो आप सब जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 14:30 ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना आप सबको आना चाहिए। ठीक है, तो कितना परसेंट था? 17.5% था। ठीक है, तो यहाँ 17.31 दिया है। तो विश्व जो विश्व की जनसंख्या ना उसका 17.5% और से 5% या 3.1 लिया। तो यहाँ पर देखिए ई भी ऑप्शन है, तो ई भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे अच्छा तो ई ही है, ई लगा सकते हैं क्योंकि 17.5 17.5% आप कर सकते हैं। ठीक है, और एरिया की बात करें तो पूरे विश्व का भारत के पास कितना परसेंट एरिया है? 2.4। जनसंख्या 17.5 और एरिया 2.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लिग्नाइट कोयला, तो लिग्नाइट कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है? नवेली में। और ये नवेली कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ध्यान देना। नवेली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु के क्षेत्र प्लस पुदुचेरी में इसका क्षेत्र फैला है। और रही बात कोयला के भंडारण की, लिग्नाइट कोयला की बात कर रहे हैं, सबसे नंबर 1 पर कौन है? तमिलनाडु है, फिर इसके बाद राजस्थान है, फिर गुजरात है, उसके बाद पुदुचेरी है, फिर जम्मू कश्मीर है, उसके बाद केरल है, फिर वेस्ट बंगाल है। ये लिग्नाइट कोयले की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो कहाँ पर है? चीन और मंगोलिया में। तो चीन में है, ना कि मंगोलिया। अगर गोभी होता तब होता। तो चीन देखिए यहाँ पर कहीं नहीं दिया है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चाइना में। ठीक है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल आप सबको बता देते हैं। एक पूछा जाता काराकुम मरुस्थल, एक कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, और थार वाला आप सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान में है। एक पूछा जाता सोमाली मरुस्थल कहाँ पर है? तो सोमालिया में है, ये तो आप सब जानते हैं। एक वो आटाकामा मरुस्थल, ये चिली में है। काजिल कुम मरुस्थल, ये उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में है। और मोजाबे रेगिस्तान कहाँ पर है? अमेरिका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 क्या है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया किसकी सिफारिश पर? तो आप बताएंगे स्वर्ण सिंह सिफारिश पर। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, इसके बारे में पिछले वाले हर लगभग 2 से 3 सेट में आप सबको इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अगर आप सब पीछे वाला भी प्रैक्टिस देखेंगे तो उसमें भी जस्ट बताए थे सेम। गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो गणतंत्री अवधारणा में कौन शामिल नहीं है? तो आप बताएंगे सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान
व्यक्ति में निहित हो। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि निम्नलिखित में से एक का कथन है कि संविधान में संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो 18 का आप सब क्या बताएंगे? ये स्टेटमेंट किसका है? भीमराव अम्बेडकर साहब जी का है। स्टेटमेंट सबको याद होना चाहिए कि जो संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, इस स्टेटमेंट किसने दिया? भीमराव अम्बेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 19 पंचायती राज व्यवस्था के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा। त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। तो इसका तो पहला आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज जोड़ा गया, ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से। और कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल, ठीक है, और 1993 में लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें कुल कितना, इसको कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? संविधान के भाग 9 है। अनुसूची की बात करेंगे, अनुसूची 11, और कुल कितना विषय इसमें दिया गया? 29 विषय पंचायतों को दिया गया है, ठीक है। और धारा की बात करें, कौन सी कहाँ से कहाँ तक है? धारा 243 से लेकर के 243 ओ, कुल मिला के 16 धारा है यहाँ पर, ठीक है। कितना धारा शामिल है? 16 धारा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए, जिला योजना में कौन कौन सम्मिलित होता है, ठीक है। तो देखिए, नगर पंचायत भी शामिल होता, ग्राम पंचायत भी शामिल होता और क्षेत्र पंचायत भी शामिल होता। सबको इसमें जिला योजना में शामिल किया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 सब शामिल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश आता है ना, तो स्कैटरिंग होता है, एकदम बिखर जाता है। जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इससे टकराता प्रकाश, तो टकराने के बाद क्या हो जाता है? बिखर जाता है। तो टकराने का कारण क्या है? तो आप बताएंगे धूल कण, ठीक है। तो 21 का आंसर आप सब क्या बताएंगे? बी। अगला क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, ऊनी कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं। ऐसा वे क्या करते हैं कि मतलब ठंडे के मौसम में भी आप सब का जो बॉडी होता है गर्म रहता है। तो 22 का क्या हो जाएगा? शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या? 23। देखिए, 23 क्या है? निम्नलिखित में से किसी काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होता है? तो काले पदार्थ में सबसे ज़्यादा कौन सा काले पदार्थ? आप जानते हैं जो काला पदार्थ होता है, जैसे टायर हो गया ना, रबड़ मिलाया जाता है। रबड़ तो वैसे वाइट पेड़ से प्राप्त होता है, तो उसमें कार्बन मिलाया जाता है तो वो काला हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा कि कौन सा पदार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का अंश होता है? तो 23 का आंसर आप सब क्या बता रहे हैं? काजल, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण हो जाता है? जैसे जब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो गांठ, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया ना, गांठ में दर्द होता है, तो यूरिक एसिड का जमा हो जाने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, पूरे शरीर में जब आप सब कोई हार्ड वर्क करते, काम करते हैं, दौड़ते हैं ना, तो पूरे शरीर में जो दर्द होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है? कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? तो आप बताएंगे रागी फसल में, ठीक है। तो रागी फसल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ना, सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वन लाइनर के चक्कर में अब मत रहिए स्टैटिक जी के। कह कि भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया? तो ये अधिनियम कब आया था? तो आप बताएंगे 2001 में आया, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या बन जाएगा? ए।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि सिडबी की स्थापना की गई। तो सिडबी की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया? तो आप बताएंगे लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान, मतलब जो छोटे मोटे जो उद्योग हैं उनको मतलब पैसा कैसे मिलेगा, लोन कैसे दिया जाएगा ना, इसी को मतलब मैनेज करने के लिए किसकी स्थापना हुआ? सिडबी बैंक की। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 में। ठीक है, एक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो इसका हेड क्वार्टर है ना लखनऊ में है। सिडबी बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। तो सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में। कितना, कौन सा दिन था? दिन नहीं, कौन सा तारीख था? 19 जुलाई 1969 में। कितने बैंक शामिल थे? 14 बैंक। मतलब वे सब बैंक शामिल थे ना जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। ठीक है, उनको इसमें शामिल किया। और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो पहला बार तो ये हुआ था, और दूसरी बार में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब ऐसे बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया जिसकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। एक दूसरी बार में कब हुआ? तो आप बताएंगे 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंक थे? 6 बैंक। कितना अमाउंट था? 200 करोड़ से अधिक वाले बैंक। ठीक है, तो ये सब से क्वेश्चन बनता है, आप सबका रिवीजन हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि PL 480 योजना के तहत भारत किस देश से गेहूं का आयात करता था? ठीक है, देखिए PAL, ठीक है, PL 480 एक क्या था? आपको बता दें, PL 480 एक योजना था। ठीक है, जिसके तहत भारत ने अमेरिका से गेहूं को मंगाता था। तो अमेरिका कहाँ पर लिखा है? तो 29 का देखिए अमेरिका कहीं नहीं लिखा है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। ठीक है, और PL का मतलब पब्लिक लॉ। इसके तहत भारत अमेरिका के बीच खाद्यान्न से संबंधित समझौता हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हरित क्रांति। देखिए, हरित क्रांति किसे शामिल नहीं किया? हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया? कौन सी हरित क्रांति? अच्छा, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? 1966-67 में हरित क्रांति भारत में शुरू हुआ। ठीक है, और किसे शामिल नहीं किया गया था? गांव की सड़कों का सुधार, इसमें थोड़ी ना शामिल है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन शामिल था? बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्म, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, खेती की उन्नत तकनीक, ये सब शामिल था, लेकिन सड़क से संबंधित इसमें प्रावधान नहीं था। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, याद कर लीजिए, अब तो इनका मृत्यु भी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेहुक खीम या इसे बोलते हैं कावरी साल किस राज्य के पारंपरिक परिधान का मतलब वस्त्र, ये सब कपड़े कहाँ पहने जाते हैं? तो अब बताएंगे नागालैंड में। पूर्वोत्तर भारत का एक क्या चीज़ है? पारंपरिक परिधान है, वस्त्र है। तो 31 का बन जाएगा ए। कह रहा कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। जो ओजोन का परत है ना, उसे संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भी अभी सुर्खियों में भी थे। ठीक है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इनका खेल क्या है? देखिए, एक खेलते थे शतरंज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शतरंज तो कहीं नहीं दिया, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ई। और ये नार्वे देश के हैं। नार्वे के जो मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से? शतरंज से। क्वेश्चन नंबर 34 को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा शहर है? जैसलमेर। जो ऑप्शन डी दिख रहा है, जैसलमेर शहर एक, अच्छा जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान का एक जिला है, शहर है।
ठीक है। और इसी को बोला जाता है गोल्डन सिटी। और राजस्थान में एक है जयपुर, इसकी राजधानी है, जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता, गुलाबी शहर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी। क्वेश्चन नंबर 35 कह कि भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? विकलांगता अधिनियम, तो विकलांगता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1995 में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने 2016 में एक संशोधन किया था, ठीक है। अब ये विकलांगों के लिए प्रावधान किया था 2016 में कि जो विकलांग लोग हैं उनको, उनका जो आधिकारिक शब्द अब हो गया, विकलांग नहीं बोला जाएगा बल्कि क्या बोला जाएगा? दिव्यांग, ठीक है। दिव्यांग शब्द को आधिकारिक रूप से जोड़ा गया था। कब? 2016 में। अब कोई विकलांग नहीं कहते हैं, आप सभी जानते होंगे क्या? दिव्यांग जन, ठीक है। भारत के किस पड़ोसी देश में रुपया को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो कहाँ कहाँ रुपया मतलब प्रयोग नहीं होता? देखिए, पाकिस्तानी रुपया होता है, नेपाली रुपया होता है, श्रीलंका वाला रुपया होता है। बांग्लादेश में आप जानते हैं टका चलता है, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 37 तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो तेलंगाना की बात करें तो कितना मनोनीत सदस्य हैं? 1 सदस्य। अच्छा, आप सबको बता दें, एक संशोधन किया गया था, 104वां संविधान संशोधन। एक किससे संबंधित है? एक कब किया गया था? 2019 में। याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था ना, उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 101वां संविधान जीएसटी से। 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो लोकसभा हो गया, विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख लेना, किसी शिफ्ट में आएगा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राज्यसभा की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं राज्यसभा उच्च सदन होता है, ठीक है। और इसको उच्च सदन भी बोलते हैं। और क्या होता है? अस्थाई होता है, इसको कभी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। और जो इसके सदस्य होते हैं ना, इनके सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है। और जो राज्यसभा के अध्यक्ष बनते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वह इसके अध्यक्ष भी बनते हैं। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्ण, और ये सबसे पहले इसके अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र जिला। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। आप जानते हैं सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों को टच करता है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और इधर क्या हो गया? बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। और किसको? छत्तीसगढ़ को। इतने सारे जिलों को टच करता है अकेले। क्वेश्चन नंबर 40 भारत में नए संसद भवन की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 10 दिसंबर 2020 को मोदी जी ने इसकी जो नया संसद भवन बना है, इसका आधारशिला रखे थे, ठीक है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को, ठीक है। 2023 को उद्घाटन हुआ। और इसमें लागत कितना लगा, पैसा कितना लगा था? लगभग 1200 करोड़ रुपया लगा था पैसा। अगला क्वेश्चन नंबर है 41। देखिए 41 क्या है? अब यहाँ से 5 क्वेश्चन तो आप सबका मैथ मिलेगा, ठीक है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसका मान शांत दशमलव प्रसार होगा? देखिए, तो आप सबको बताते जो शांत होता है ना, जैसे मान लेते x/y फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर या तो 2 का मल्टीपल हो, या तो 5 का, या तो 5 या 2 का, या तो 5 या 2 दोनों का मल्टीपल हो, ठीक है। तो देखिए ये काटेंगे नीचे कितना जाएगा? 12, 12 में 3 भी आ जाएगा, 3 का फैक्टर भी है, तो 12 3 36 से भी नहीं होगा। 9 चौक 36, तो नीचे केवल 4 है, ए हो सकता है, ठीक है। तो 6 नीचे आएगा, 6 का फैक्टर 2 और 3 बनेगा, तो ये भी नहीं होगा।
तो अगर डिनोमिनेटर का केवल फैक्टर या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो या तो 5 और 2 दोनों का फैक्टर हो, तब वो क्या होगा, शांत होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी। तो 41 का क्या बन जाएगा, सी आंसर। ठीक है। और इसका आप सब स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर रूट लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा आंसर बनेगा, डी। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन 43 आप सब लगाइएगा। ठीक है, तो 43 का आंसर क्या आएगा, ए। हम आंसर बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है, इस बार लगा लेना। कह रहा कि एक निश्चित कोड भाषा में प्रॉब्लम को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा है। देखिए पी 16 पर होता है, ए भी 16 पर, तो यहाँ 0 कोई ऐड नहीं किया गया। तो यहाँ देखो 18 1 19, तो यहाँ +1, फिर 15 और तीसरा वाला ना 15 यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है 13, तो कितना यहाँ पर किया गया है, -2 किया गया है। देखिए तो इसका सीरीज क्या बनेगा, +0 +1 और -2 +3 -4 +5 -6। ठीक है, तो सीक्वेंस आप सब जान गए, तो इसमें भी आप सब फॉलो करेंगे, तो आंसर क्या निकल कर आएगा, पहला ही। पहले आप सबको 0 जोड़ना है, 0 मतलब कुछ नहीं। 47 क्या है, देखिए उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए 8 का स्क्वायर 508 का क्यूब है। ठीक है, 512, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, लेकिन 7 का क्यूब 719 नहीं होता। तो ये बी आपका आंसर सबसे अलग है। एंगल निकालने के लिए देखिए 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण, आप सबको फार्मूला बताए थे ना, क्या, थीटा बराबर 11/2 EM -30 EH। EM क्या, मिनट, और EH क्या, हावर। मल्टीप्लाई करना आप सब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 120 डिग्री आएगा। ठीक है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा। ठीक है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा। ठीक है, अब कह रहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी, ध्यान देना, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। ठीक है, तो रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो वो रानी कैसे संबंधित है, तो एक बार ठीक है फिर से पढ़ते हैं। देखिए कह रहा कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। ठीक है, तो जैसे बात हो, उस रानी उस आदमी से क्या होगा, या तो भतीजी होगी या तो भांजी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, देखिए वेन डायग्राम का है। कह रहा कि कुछ गुलाब लाल है, तो कुछ गुलाब हो गया और ये क्या होगा, लाल हो गया। सभी गुलाब फूल हैं, सभी गुलाब क्या हो गया, फूल। ठीक है, तो कह रहा कि सभी फूल लाल हैं, यहाँ देखिए फूल है, यहाँ लाल है, पहला तो गलत हो गया। कह रहा कि कुछ फूल लाल हैं, ये तो बात सही है। देखिए कुछ फूल हो गया, लाल हो गया, ये है ना। कुछ गुलाब पीले हैं, अब पीले कहाँ से आ गए जब पीला है ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो 50 का आंसर क्या बन जाएगा, केवल दूसरा सही है। ठीक है, तो सी आंसर बनेगा। इसके बाद इंग्लिश है, देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। कह रहा कि ए निडल इन ए हाई स्टॉक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 51 का। तो आप बताएंगे कि समथिंग दैट इज वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द alternative which best express the meaning of the idioms a phrase to doctor the accounts। इसका क्या बनेगा आंसर, तो आप बनेंगे टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, तो अर्न लिखा है अर्नेटिव। ठीक है,
इसका आंसर क्या बनेगा, सेमनेस बताना। ठीक है, तो 53 का क्या बनेगा, डिविटलाइज। 54 क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक मैन। यहाँ इसका क्या भरा जाएगा, तो 54 में आप क्या भरेंगे, हैज़ ए स्ट्रांग डिजायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ़ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। ठीक है, तो एरर को पहचानना है, अगर नहीं है तो नहीं वाला पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा है क्या, माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। तो इसमें कोई एरर है क्या, तो आप बताएंगे एरर कहाँ पर है। 55 का आंसर क्या आप सब बना रहे हैं, देखिए माई विजिटिंग टू इसी में। ठीक है, सी ऑप्शन बन जाएगा। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन हिंदी मिलेगा। ठीक है, कह रहा कि मनोहर शब्द में प्रयोग संधि कौन सा, मनः प्लस हर, मनोहर, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, और मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्नलिखित में से पर्यायवाची हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो 57 का क्या बन जाएगा, बी, कलिका का पर्यायवाची है। ठीक है, और जो कस्तूरी है, कस्तूरी का क्या हो जाएगा, मृग, और कान का क्या होता है, कर्ण, और कमर का क्या होता है, कटी। कटी क्या होता है, कमर। आगे क्या है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नात्मक है। ठीक है, तो 58 का इसमें सबसे अलग कौन सा है, तो आप बताएंगे अवधि और अवधि। ठीक है, अवधि मतलब होता है समय, अवधि एक आप जानते हैं क्या चाहिए, भाषा होता है। क्वेश्चन नंबर 59, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए अग्रहरि थोड़ी ना कहते हैं, अग्रगण्य कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे अग्रगण्य। ये देखिए कहीं पर इन्हें लिखा है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। ठीक है, और जो पहले जन्मा हो उसको अग्रज बोलते हैं, सबसे पहले आगे रहने वाला को अग्रणी बोलते हैं, ऊपर कहा गए बात को उपर्युक्त बोलते हैं। ठीक है, ये वन वर्ड आप सबको आना चाहिए। एरा गैरा नथु खैरा, इसका मतलब क्या होता है, एरा गैरा नथु खैरा, मामूली आदमी, तुच्छ प्राणी। ठीक है, इसके बाद हिंदी का पैसेज है, आप सब हिंदी का पैसेज को वीडियो को रोक कर पढ़िएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुक्ति है। ठीक है, तो 61, तो 61 का कौन सा आंसर बनेगा कि जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होता है, तो पहला ही सही हो जाएगा। 62, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है, तो कोमल किसका मतलब होता है, तो मृदुल, ये तो सबको पता होगा, मृदुल का मतलब क्या होता है, कोमल। 63 क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो शीर्षक बताना है, तो आत्मनिर्भरता, ऑप्शन क्या बनेगा, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा कि हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तो 64 का आंसर क्या बन जाएगा, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। 65 व्यवहार की मृदुलता है, तो 65 का आप सब क्या आंसर बता रहे हैं, नम्र और उच्चाशय बनाती है। दूसरा पैसेज है, दूसरा पैसेज आप सब भी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब में 2 पैसेज आना अनिवार्य है, साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में, तो आप इसे छोड़ भी नहीं सकते। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई, आप सब जब पढ़ेंगे या पढ़े होंगे। ठीक है, तो किस पर ज़्यादा जोर दिया गया, हिंदी भाषा पर। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनाने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो ज़्यादा संभावना किस भाषा में है, तो इसका आंसर आएगा कि हिंदी भाषा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 क्या है कि राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, तो 68 का आंसर क्या बनेगा, तो आप बताएंगे क्षेत्र समिति होता है, डी आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन क्या है 69, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता दिया गया,
तो 1949 में मान्यता मिला। ठीक है, तो किस ऑप्शन पर है? देखिए ऑप्शन कोई नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ई। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या हो सकता है? शीर्षक बताना है, तो भावात्मक भाषा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखेंगे करंट अफेयर 10 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? कह रहे कि फरवरी 2025 में नवीन चावला का निधन हुआ, वे कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नवीन चावला का निधन हो गया था, तो वो कौन थे? ECI मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, आंसर क्या बनने का? पहला। ठीक है, आप जानते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुआ था ये कितने साल के थे? 79 ईयर के थे। ठीक है, और किस नंबर के चुनाव आयुक्त थे? 16वें नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि 13 फरवरी 2025 में आयोजित एक्वेरियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? एक्वेरियन ऐसे इसको लिखा जाता है ना, तो किसके बीच होता? मालदीव, भारत और मालदीव के बीच होता है। ये कौन सा संस्करण था? 13वां नंबर का था संस्करण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 AI आधारित बाल शोषण सामग्री को किस देश ने अपराध घोषित किया? मतलब AI से जो बाल कंटेंट बनाया जाता है, तो कौन ना इसको अपराध घोषित कर दिया? 5 साल की सजा इसमें होगा, तो ब्रिटेन ने किया है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में बार्ट डे वेबर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? बार्ट डे वेबर तो कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आप बताएंगे बेल्जियम के। 95 क्या फरवरी 2025 में किस देश का सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र देश का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ बनाने की घोषणा किया गया है? तो 95 का आंसर बन जाएगा मध्य प्रदेश। इसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 फरवरी 2025 में बुद्ध त्रिसेवा अभियान की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो बुद्ध त्रिसेवा, देखिए तो बुद्ध त्रिसेवा ये कहाँ से शुरू किया गया? नेपाल। देखिए बुद्ध त्रिसेवा का प्रारंभ लुम्बिनी से हुआ। लुम्बिनी जहाँ बुद्ध जी का जन्म हुआ नेपाल में है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा देश शामिल है? जैसे इंडिया और श्रीलंका, नेपाल। ठीक है, ये संयुक्त सैन्य है। ठीक है, और मोटरसाइकिलिंग एक अभियान था। तो यहाँ पर कोई नहीं है, देखिए सब उत्तर सब मतलब अपने देश का है, तो ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 97 फरवरी 2025 में शुरू की गई मन मित्र पहल का संबंध किस राज्य से? तो कौन सा राज्य मन मित्र पहल शुरू किया है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। फरवरी 2025 में किस राज्य ने देश का पहला ऑर्गेनिक फिशर राइस क्लस्टर स्थापित किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कौन सा राज्य है? सिक्किम, है ना, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? देखिए कह रहा कि फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, वे इस पद पर किस क्रम की महिला मुख्यमंत्री हैं? ये भी आप सबसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चौथे नंबर की महिला मुख्यमंत्री हैं, याद कर लेना। फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने का आदेश जारी किया? तो WTO से तो पहले हो गया था, तो इसका आंसर क्या बनेगा? UNHRC से मतलब बाहर होने का निर्णय लिया, तो इसका 100 का आंसर C। दोस्तों आप सबको ये कैसा लगा सेशन? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और आप सबका 6 और 7 का पेपर है। ठीक है, आप सब रिवीजन कर चुके होंगे। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर ना भटकिए, जो पढ़ें उसी को रिवीजन कीजिए बस। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।